Okay, very big hello and welcome back. We were in the middle of discussion on dimensions, and once dimensions are over, we will be moving on to errors. Probably the more mathematical and more interesting part. Dimensions is like a straightforward topic. I don't think there's much in it, but yes, these topics are micro topics, small topics, but never neglect them because you could get a question almost every 1 or 2 years. Like every 2 years, में एक dimension का question आएंगे, एक error का question आएंगे. So therefore, they might be easy, but yes, important and relevant. Okay. Yesterday we were discussing on dimensions. So dimensions का मैंने एक चीज बताया था is that of verifying formula and also sometimes using the principle of homogeneity. है ना? आज हम लोग कुछ नया formula derive करेंगे. ठीक है? So one of the important uses is derivation of formula. तो उस context में मैंने एक पेंडुलम का कल बताया था कि पेंडुलम का फॉर्मूला बेसिक फॉर्मुलेशन हमें कैसे हम लोग डायमेंशन से निकालते हैं, तो वो आया था t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l बाय g. तो फिर मैंने बताया था कि इसका जो कांस्टेंट है कि प्रोपोर्शनलिटी का मतलब एक कांस्टेंट भी होगा, तो वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो मैथमेटिकली निकलता है. सो देयरफॉर मैथमेटिकल करके फाइनली t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g. नाउ दैट्स वन ऑफ. एक और मैंने कल बताया था डायमेंशंस, कई सारे डायमेंशंस बताया था अगर याद होगा, तो उसमें से मैंने एक बताया था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, आज मैं एक फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए दूंगा एंड दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर बेस कर, एंड दैट इज सपोज आई से दैट द फोर्स ऑन अ स्फीयर, सो फोर्स ऑन स्फीयर, एक स्फीयर के ऊपर जो फोर्स होता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर यानी रेडियस के ऊपर. ये कौन सा फोर्स है? विस्कस फोर्स ऑफ अपोजिशन. जैसे अगर एक स्फीयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम अगर लिक्विड के थ्रू ले जाओगे ना, तो इट विल एक्सपीरियंस एन ऑपोजिशन फोर्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इन मोर डिटेल्स अबाउट दिस फोर्स, यू विल कम टू नो दैट देयर आर मेनी फोर्सेस इन नेचर व्हिच वी ऑफन इग्नोर. आई विल रिपीट, इग्नोर, ध्यान ही नहीं देते. बट यू नो व्हाट, दैट इज नॉट द रियलिटी. द रियलिटी इज दैट दे आर नो लेस इंपॉर्टेंट. आई विल रिपीट, दे आर नो लेस इंपॉर्टेंट. और ये जो फोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये फोर्स इंटरेस्टिंगली it's considered to be some kind of a force which is like not so relevant, not so important, है ना. लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो देखना पता चलेगा कि how relevant this force is. Okay. तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर. ठीक है ना. तो the force on sphere will depend on the radius, the velocity, the coefficient of viscosity. सर मैं कह रहा था कि ये तो हमें पता है, इस पे डिपेंड करता है. अगर किसी को नहीं पता होगा तो डिराइव कैसे करेंगे फिर? देखो मैंने पहले बोला इज दैट डोंट कंसीडर डेरिवेशन बाय यूजिंग डायमेंशंस एज सम काइंड ऑफ अ ग्रेट मेथड. ठीक है ना. यू आर वेरी राइट एक्चुअली. ये बेकार मेथड. अगर तुमको ऑलरेडी कुछ 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 पता है, देखो अगर तुमको कुछ नहीं पता है तो कोई फॉर्मूला नहीं कर पाओ, वो तो छोड़ ही दो. बट मान लो तुमको हल्का फुल्का नॉलेज है पर ये नहीं पता कि इसका डिपेंडेंसी स्क्वायर के हिसाब से है, स्क्वायर रूट के हिसाब से है, 1/, के हिसाब से, ये नहीं, वो डायमेंशन से कई बार निकल जाता है, कई बार. वो भी कंस्ट्रेंट्स है, बात करूंगा उसके ऊपर. बट यस, योर स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, इज दैट मुझे अगर पता ही नहीं है कि किस चीज पे डिपेंडेंट है तो कहां से निकालो, आंसर नहीं निकलेगा. एज सिंपल एज दैट. चलो सपोज इट इज गिवन, अब तो तुमको पता चल गया. सपोज इट इज गिवन दैट दीस आर थ्री पैरामीटर्स ऑन व्हिच द फोर्स डिपेंड्स. नाउ गो अहेड एंड फाइंड आउट द डिपेंडेंसी फैक्टर. गो अहेड, ओवर टू यू. Like you can start doing it.
सारे 1 है। सारे 1 हो। तो अगर मैं टैली कराता हूं सिंपली, तो जेड का वैल्यू 1 आ गया टैली। अगर जेड का वैल्यू 1 आता है तो माइनस वाई माइनस जेड इज -2, तो उससे वाई भी 1 आता है। और अगर वाई 1 आता है जेड 1 आता है तो ये दोनों खत्म हो गए, तो l टू द पावर x क्या होगा, l टू द पावर 1, यानी उससे x इक्वल टू 1। यानी मैं क्या लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल टू k इंटू ईटा आर वी। Now you might say, where do I get the value of k from? ये सब मैथमेटिकली निकलता है, and the constant interestingly here is 6 pi, so it will be written as 6 pi eta r. Now I know you will ask a question again, मुझे कैसे पता चला कांस्टेंट कहां से आएगा? मैं देखो मैंने पहले ही बोला इज दैट तुमको आंसर जब तक तुमको कांस्टेंट्स के बारे में ना पता चले, वैसे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ये 7th 8th आई थिंक शायद 9th चैप्टर में ये टॉपिक, ये जो पूरा टॉपिक है ना ये 9th चैप्टर में, इसलिए पढ़ना तो है ही है, तो उस समय हम लोग डिटेल में करेंगे एंड वी विल एनालाइज एज टू वेयर डू वी गेट द कांस्टेंट्स फ्रॉम एंड ऑल। तो कांस्टेंट का वैल्यू इस केस में क्या है, 6 पाई। सो एज ऑफ नाउ इन मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशंस लाइक दिस you may or may not know the constant and therefore don't worry, you have to keep it as k only, so your answer will be here. ये तो मुझे पता है इसलिए मैंने बोल दिया, अगर मुझे भी नहीं पता होता इसका फॉर्मूला तो इन दैट केस मैं भी ऐसे k और ये सब करके छोड़, but because I am aware तो let me mention it just for the sake of it, and that is 6 pi eta rv। इसको हम लोग स्टोक्स इक्वेशन बोलते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इन मोर डिटेल्स इन चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव ऑन। Yesterday we talked about few more things, and that is एक स्प्रिंग का एनर्जी, तो मैं एक और दे रहा हूं, एक स्प्रिंग एनर्जी will depend of course on the spring constant and the extension or compression, ठीक है। So derive the formula, fine। अच्छा, by the way before you start deriving एक last statement, and that is you know ये जो k है ना इसके साथ भी इशू है, अगर ये k डायमेंशनल कांस्टेंट है तब तो फॉर्मूला भी डिराइव नहीं होगा, इवन इफ यू नो कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है तो भी फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा। k यानी कांस्टेंट अगर डायमेंशनलेस हुआ तो ही मैं ये फॉर्मूला डेरिवेशन पार्टली कर सकता हूं विद सम प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस प्रिलिमिनरी नॉलेज कि हाँ ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। दैट्स ऑल। So therefore I'm going to write like this, that the derivation एग्जांपल देना जहाँ पे k डायमेंशनल is possible। स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने कल दिया था ना शायद, वो अच्छा हाँ, लेकिन ठीक है तो मैंने कल जो लिस्ट ऑफ डायमेंशंस दिए थे उन्हीं में से ही दे रहा हूँ, ऐसा और आगे भी कर सकता हूँ, पर ठीक है रेस्ट ऑफ दिस। मैं पूछा था कि कोई कांस्टेंट का एग्जांपल जो डायमेंशन का हो। नहीं कांस्टेंट्स कैन बी डायमेंशन, कैन हैव डायमेंशंस, ऐसा कुछ नहीं है, देयर आर मेनी कांस्टेंट्स हैं। जैसे मान लो गैस का होता है पीवी इज गुड एनआर, अब ये जो आर होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर डायमेंशन वाला है, तुम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 by r स्क्वायर, वो जो कैपिटल जी है उसके डायमेंशंस होता है, बट इट्स अ कांस्टेंट। तो ऐसे नहीं है, कांस्टेंट्स कैन बी डायमेंशनलेस, कांस्टेंट्स कैन बी डायमेंशनल। तो ये जो दो एग्जांपल मैंने दिया, एक है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर और एक है कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों ही डायमेंशनल कांस्टेंट। और ये जो पेंडुलम वाले में किया था, या इवन ये वाला 6 पाई, यानी ये भी एक कांस्टेंट है 6 पाई, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट। पेंडुलम में t is 2 pi under L by g, 2 pi is a dimensionless constant, that's how it is। So anyway, जो मैं कह रहा था that derivation is possible only where the constant is dimensionless। सर ये लिमिटेशन में आ गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लिमिटेशन। देखो मैं एक चीज बताऊं ईमानदारी से, लेट्स सम इट अप लाइक दिस, डायमेंशन का जो मेथड है इट्स अ शैलो मेथड इन सम प्रिलिमिनरी केसेस, ये कोई एडवांस मेथड नहीं है, इसको मतलब समझ लो, लेट्स नॉट attach some halo around the method dimensions,
It's just a preliminary assessment of few situations. That's the best I can say. Okay, I've already got one answer. That's from Utkarsh, and that is E is proportional to kx square. चलो, you're right. क्योंकि अभी एक कल अगर याद होगा हमने देखा था कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट का आया था, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट का आया था, वो आया था m t to the power minus 2, ये था k, और एक्सटेंशन का l, the energy is proportional to, so energy is proportional to k to the power, sorry, x खुद एक्सटेंशन होता है, तो k to the power a and x to the power b. एक्सटेंशन के लिए जनरली x यूज किया जाता है ना, स्प्रिंग को खींचता है ना एक्सटेंशन, इसमें जनरली x यूज करते हैं, x to the power b. तो एनर्जी हो गया m l square t minus 2, so that is will be equal to k मतलब हो गया m t minus 2 to the power a and l to the power b. So this will be m a l b t minus 2, और इसके साथ मिला लो, a is equal to 1 हो गया, और l का पावर देखो और b के साथ मिला लो, यानी p is equal to 2. So therefore energy of a spring is proportional to kx square, और मैं तुमको असली रिलेशन बता देता हूँ, and that is equal to half kx square. So that's the relationship. ठीक है? So energy of a spring is equal to half kx square. Very simple relationship, है ना? तभी मैंने बोला like nothing very complicated. तो इस तरीके से हम लोग और भी डेरिवेशंस कर सकते हैं. So I think let's put a break here. Okay. Now let me move on to the next utility and the last utility of dimensions, and that is to find out conversion factor. The last utility is to find conversion factor. सर ये यूज है, हाँ जी. But again I will say the same thing. इसका मतलब ये नहीं कि तुमको dimensions नहीं पता तो तुम conversion factor नहीं निकाल सकते हो. It's not like that. It is this is one way of representing and finding out the conversion factor. You can adopt your own thinking methods and get the same answer. So nothing, again I will say the same thing. Nothing has some kind of a halo around dimensions. The dimensions is something which is indispensable as a question. ठीक है ना? But then yes, because it exists, so let's study. जैसे सपोज मुझे निकालना है फोर्स का. अब फोर्स का ऐसा यूनिट हमें पता है कि न्यूटन है, अब उसको कन्वर्ट करना है सपोज सीजीएस यूनिट व्हिच इज डाइन, तो इसके लिए कुछ एक कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई करना कि अगर इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना है तो दैट इज द कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है ना? तो वो कितना होगा, तो उसके लिए क्या होता है, तो कन्वर्जन फैक्टर होता है, उसके लिए रूल क्या है, राइट आउट डायमेंशन इज द ओल्ड सिस्टम फ्रॉम व्हिच यू वांट टू कन्वर्ट to the new system to which you want to convert. So that will give you the conversion factor from the old to the new. Old से new जाने के लिए जो conversion factor होगा वो होगा old system ऊपर लिखो, उसके dimensions, फिर new system उसके dimensions, and then the unit ratios etc. whatever the conversion factors individually are, and then that will give you the final conversion factor from the old system to the new system. अब जैसे एक example बता देता हूँ, SI न्यूटन. अब न्यूटन मतलब क्या हो गया, M L T minus, ये भी एम एल टी माइनस 2. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एम एस आई, ओल्ड मतलब ऐसा ही हो गया, न्यू मतलब सीजीएस हो गया, यानी एम एस आई बाई एम सीजीएस इनटू एल एस आई बाई एल सीजीएस इनटू टी टू द पावर माइनस 2 एस आई बाई टी टू द माइनस सीजीएस. अब देखो एम एस आई मतलब केजी एम सीजीएस ग्राम, तो केजी बाय ग्राम क्या हो गया 1000, so that's 1000 into LSI means मीटर और ये सेंटीमीटर, तो मीटर बाय सेंटीमीटर क्या 100 into ये तो सेकंड ये तो कैंसिल हो गया into 1, so that is equal to 10 to the power 5. So the conversion factor from SI, that is Newton, to CGS, that is dyne, is 10 to the power 5. We're going to write 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. As simple as that. मान लो तुम कहते हो कि नहीं मैं एनर्जी का निकालना चाहता हूं, तो एनर्जी का क्या होता है, एसआई में जूल, सीजीएस में अर्थ. तो एसआई में हो गया फोर्स की जगह मैं कर रहा हूं एनर्जी, तो इसमें जूल, सीजीएस में अर्थ, लेकिन इसका कन्वर्जन फैक्टर स्क्वायर होता है ना, तो डायमेंशन में स्क्वायर होता है.
स्क्वायर आ गया, इसको भी स्क्वायर कर लो, 100 को स्क्वायर कर लो, ये क्या हो जाएगा 10 to the 7 सिंपल। तो यानी मैं लिखूंगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 पर। नाउ यू माइट से ये रिलेशन तो हम लोग वैसे ही निकाल लेते हैं, वो तो मैंने पहले ही बोला, the dimension is nothing something unique, I mean you can even do without dimensions also. Now here I would like to ask you a question, and that is conversion factor capital G SI से मुझे capital G CGS करना। Now find out the conversion factor. जल्दी करो। First thing is that, first things first, let's find out the dimensions of capital G. तो हमें पता है कि F is equal to G M1 M2 by R square। तो G का क्या हो जाएगा F R square, like M to the power minus 1 L cube T minus 2। हो गया। तो अब जब हम SI में करेंगे CGS तो पहले SI ऊपर नीचे CGS, यानी M minus 1 SI by M minus 1 CGS into L SI का क्यूब अपॉन L CGS का क्यूब into T to the power minus 2। तो चलो ठीक है, चलता है, T to the power minus 2 कोई रोल नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा ये M minus 1 है और SI CGS उल्टा हो जाएगा, यानी 1 by 1000, 1 by 10 to the power 3 into L by CGS is 100, that is 10 to the power 2 and 10 to the power 6, so 10 to the power 6, so that is 10 to the power 3। यानी मुझे SI वाले वैल्यू के साथ into 10 to the power 3 करना है, तब जाके CGS वाला वैल्यू है। So that's why 10 to the power 3 is the dominant answer. Vishwas, Vansh, Ishita, Aviral, Dhruv, ठीक है, they have all given answer as 10 to the power 3 only. विश्वास ने भी दिया, चलो ठीक है। That means मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, and that is 6.67 into 10 to the power minus 11, ये तो SI वैल्यू into 10 to the power 3, तब जाके CGS आएगा, यानी that will be the value of capital G in CGS। देख लो, ठीक है ना, देख लो। So that was like one way of getting it, and of course you may avoid dimensions and just simply use the units also. After all, it's a game of units actually, है ना, इसलिए ऐसे कुछ नहीं है कि है ना नहीं कर सकते, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं जस्ट पूछ के फिर मैं आगे जाना चाहूंगा, एंड द टॉपिक ऑफ डायमेंशंस एज सच, या मे बी एक क्वेश्चन दे देंगे जस्ट फॉर चेकिंग। Okay, let me ask this question to Parv Mehta. Parv, can I have your name? Parv bete. So Parv, are you in Jago mode? Oh, you can't speak. चलो ठीक है, काम करो, मैं पर फिर भी तुमसे पूछना चाहूंगा, इज दैट कल मैंने कुछ बताया था रिगार्डिंग, कल शायद कुछ हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंड देयर वर 2 एक्सेप्शंस। कैन यू टेल मी अबाउट दोस 2 एक्सेप्शंस? अब तुम बोल रहे हो कि माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैसेज करके बता दो फटाफट 2 एक्सेप्शंस, सो देन अदर्स कैन आल्सो मैसेज, व्हाई ओनली पर? 2 एक्सेप्शंस बताया था पर। अच्छा, यू आर नॉट वेरी वेल, ओह चलो ठीक है, देन लेट्स मूव ऑन, कोई बात नहीं, टेक रेस्ट। दैट्स राइट, एंगल एंड सॉलिड एंगल, और अगर यूनिट्स में चले जाओगे तो इन दैट केस रेडियन एंड स्टेरेडियन। चलो बिल्कुल सही, बस सिर्फ 2 एक्सेप्शन है और कोई एक्सेप्शन नहीं, ध्यान। ओके सर बोलो। सर प्लेन एंगल और एंगल एक ही होता है ना? हाँ जी, वो एंगल एक्चुअली प्लेन एंगल ही होता है, वो जो रेडियन है ना वो प्लेन एंगल ही है, और जो स्टेरेडियन है वो 3D एंगल है, यानी है ना, बताइए। चलो let's move on now. I think I will just give one question maybe and then move on. I mean the question is that suppose I say acceleration is equal to
ए टी स्क्वायर प्लस बी एस बाय वी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर। तुमको ए का डायमेंशंस, बी का डायमेंशंस और सी का डायमेंशन बता एज फास्ट एज पॉसिबल। गो अहेड। ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई कैच नहीं है। जैसे कल वाले क्वेश्चन में कैच था कि देयर कुड बी मेनी आंसर्स, इसमें ऐसा नहीं है। दिस टाइम आई एम श्योर यू मस्ट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ दैट इट बी यूनिक आंसर इज, है ना, इसमें यूनिक आंसर है। सो इजी क्वेश्चन, गो अहेड। क्या एवरीबॉडी इज गिवन द राइट आंसर, सॉलिड एंगल एंड एंगल। अब बहुत जल्दी आ गया। इशिता, जसलीन, आई मीन आई कैन रीड आउट अ होस्ट ऑफ नेम्स। पर अच्छा, पर ने बाद में आंसर दे दिया वैसे। विश्वास, ओके, ध्रुव, अक्षत, मोनिका, आई थिंक, रोहानी, योग, विश्वास, एवरीबॉडी इज गिवन द राइट आंसर। चलो हम इसका आंसर दे दो फटाफट। ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन, ये जल्दी होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे दीज आर स्टैंडर्ड टर्म्स। ए एक्सेलरेशन, स्मॉल ए एक्सेलरेशन, स्मॉल बी वेलोसिटी, एस स्मॉल एस डिस्प्लेसमेंट, ए टाइम, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस। Excuse me. इसका आंसर बहुत जल्दी आना चाहिए। I don't know why. व्हाट्सएप पे देखो, एबीसी का डायमेंशन बताना, जल्दी बताओ। व्हाट्सएप पे देखो। अच्छा, व्हाट्सएप कर दिया। ओहो, अच्छा, सुनाओ तो व्हाट्सएप। वैसे यहीं पे भी लिख देते, जल्दी हो जाता है। व्हाट्सएप में तो एक एक का इमेज ढूंढना पड़ता है। व्हाट्सएप में क्या भेजा? सर वो पावर वगैरह है सर, व्हाट्सएप ही कर दे। ऐसा ना, पावर अगर है तो L2 लिखो तो आई विल अंडरस्टैंड L स्क्वायर। ओके सर, ओके। सही है। तो समझ में आ जाता है। ठीक है, नाउ स्टार्टेड कमिंग अ बिट। नवांश, यू आर करेक्ट। अक्षत, अक्षत एक गलत लग रहा है। बी, अच्छा नहीं, ठीक, एक आध जने का बी गलत आ रहा है वैसे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई स्टार्टेड गेटिंग आंसर। योग, ध्रुव, बहुत लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया। कुछ तो इसमें भी भेजे हैं। ठीक है, लेट मी क्विकली गिव द आंसर सो दैट यू कैन चेक योरसेल्फ। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन LT माइनस 2। अब इसमें तो T टू द पावर 2 है, यानी A हो जाएगा LT माइनस 4, दैट वी कैन गेट T टू द पावर 4 T टू द पावर माइनस 2 दे। अच्छा, अब ये है V स्क्वायर, तो यानी L स्क्वायर T माइनस 2, तो T माइनस 2 के बाद भी यहाँ पे T टू द पावर 2 है, तो यानी ये होना चाहिए L स्क्वायर T माइनस 2, लाइक C इज L स्क्वायर T माइनस, सो दैट इट बिकम्स V स्क्वायर। अच्छा, ये V स्क्वायर हो गया, यानी L स्क्वायर T माइनस 2 तो ऊपर यू नो ये हो गया L टू द पावर माइनस 1, L टू द पावर माइनस 2 हो गया और T टू द पावर 2। तो देयरफॉर अब ये S है और हमें चाहिए यू नो L, तो यहाँ पे L स्क्वायर है, एक है तो एक कैंसिल हो गया, तो यानी यहाँ पे L स्क्वायर चाहिए B में, है ना, तब जाके नेट L आएगा। तो L स्क्वायर इंटू L क्यूब और नीचे L स्क्वायर, तो ये T टू द पावर माइनस 2 ऊपर गया तो T टू द पावर 2 हो गया, फिर वो भी चाहिए T टू द पावर माइनस 4, है ना, यानी B हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस। चलो थोड़े थोड़े मिस्टेक्स है, जैसे वंश ने एक जगह T का गड़बड़ किया थोड़ा सा, ऐसे कुछ कुछ किसी ने मिस्टेक किया है, बाकी तो मोस्टली तो सही है। सर एक बार बी का बता दो। देखो B का ऐसा है ना, ये V स्क्वायर एक्चुअली डिनोमिनेटर का हो गया V स्क्वायर, यानी L टू द पावर 2
t to the power -2, तो t to the power -2 को ऊपर ले जाते हैं, तो t to the power 2 हो गया, और ये s है यानी l है, और b ऐसे कुछ चाहिए सो दैट ओवरऑल ये LT-2 बने। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक l नीचे है, तो उसको न्यूट्रलाइज करके l चाहिए, नहीं एक l² चाहिए, तो ये l² हो, ठीक है, और t to the power 2 है, लेकिन मुझे चाहिए t to the power -2, तो उसके लिए इसको न्यूट्रलाइज करके और एक -2 चाहिए, नहीं t to the power -2, दैट्स फॉर b। अब किसी ने बी में थोड़ा सा मिस्टेक किया, किसी ने सी में किया, कुछ कुछ मिस्टेक्स है बट ज्यादातर सही। सिंपल क्वेश्चन हमें, isn't it? But dimensions कोई टफ टॉपिक नहीं है, we are almost over through dimensions. Let's now move on to the interesting topic of error. So we call it as error या error analysis. ठीक है, so we are now talking about error analysis, right? This is a very interesting topic in the sense, can you start off with a very interesting statement, and it's a very philosophical statement, it's very loaded philosophical statement. तेरा statement सुनो तो तुमको खुद से लगेगा हाँ यार statement में दम। What is the statement? Now this is a very interesting statement. If we know the error, then error is equal to 100. Now, error means what? Anything wrong. अब जैसे मान लो कोई चीज 20 सेंटीमीटर है, अब मैंने गलती से उसको लिख दिया 19.9 सेंटीमीटर, तुमने तो बहुत ही छोटा सा एरर है, अब छोटा एरर बड़ा एरर छोड़ो, चलो ठीक है, कोई चीज एक्चुअली 20 सेंटीमीटर है, मैंने गलती से लिख दिया 18 सेंटीमीटर, अब तो उतना छोटा एरर नहीं है, तो ये गलती है कि 20 की जगह तुमने 18 लिखा, तो हम एरर को क्या बोलेंगे? -2, या अगर एरर का मैग्नीट्यूड जानना चाहते हो तो +2, मैग्नीट्यूड अगर जानना चाहते हो, मैग्नीट्यूड कई बार हमें इसलिए इंटरेस्ट रहता है क्योंकि we are not really interested on error is on the higher side or the lower side, we are sometimes also interested in how big the error is in compared to the actual quantity, है ना? So that's how error creeps in. So I am making a statement that is, if we know the error, then error is equal to 0. So I made a very fishy statement, and let's see who is interpreting this statement in what way. Okay, so let me ask Lakshay Gupta, what meaning are you able to get from this statement? Lakshay Gupta, can you be on air? Can the microphone be put on? Lakshay, ये बड़ा दिक्कत, but हमेशा activated रहो. I mean, it should not be that takes us time to get through. So Lakshay is not active. इतना तो पता चल गया. Okay, Sumant Anand. Sumant. Yes, sir. Can you give me the meaning of this? Sir, this statement means that, sir, if we know the error, then, sir, we can correct it, sir, by adding or subtracting the magnitude. Okay. So we are going to get therefore a error-free quantity. Yes, sir. Okay, fine. I have one more question to ask, and that is, what do you mean by error, by the? This is a more general question. What do you mean by error? Sir, mistake, calculation. It could be a calculation mistake. Chalo, not bad. You know what? In science, or to be more specific, physics, we don't consider deliberate errors and all these mistakes and all that you are saying. So we are considering that whatever has been done very diligently, very accurately, with a lot of patience, with a lot of diligence, and a lot of cross-checking also. So even if I, let's say, make a calculation mistake as what you are saying, it's quite a possibility that can happen. But हम लोग उसको cross-check करके उसको हटाएंगे. So now what is error? Yes, Suman. Yes, would you like to comment on that? What is error then? Okay, because I think probably you are now finding it difficult to express क्या error क्या रह गया, है ना? Let's understand error. Error means the difference between measured or calculated quantity
with that of actual value. Okay. Now this is another important and very contradictory statement. Let's understand why. Suppose अगर कोई measurement किया मैंने और measurement आया suppose 19.8 सेंटीमीटर, ये measurement का value है, ठीक है. अब मैं error किसको consider करूं और मैं actual quantity किसको consider करूं, ये मैंने measure करके निकाला, ठीक है. Because the problem is that whenever we do an experiment to either measure or calculate or do something like that, how can I be sure that the measurement or the calculation that I'm doing is 100% perfect? Because there could be some sources of error. So let's look at why error creeps in at all. Okay, so error could be because of human error. Now you might say human error कैसे होता है? मैं एक simple सा example देता हूँ. जैसे वो जो इंच वाला मोटा सा स्केल नहीं होता, वुडन स्केल. सपोज मैं उस स्केल को देके मैं तुमको कहता हूँ कि इस चीज का मेजरमेंट बताओ, कोई एक चीज का लेंथ बताओ, तो तुम क्या करोगे? उसके बाद मैच कराओगे, फिर 0 में एक तरफ मिलाओगे, फिर उसके बाद अब वहां पे एक इंस्ट्रक्शन है कि जब भी मेजरमेंट लोगे तो बिल्कुल ऊपर से देख, वो भी एक आंख बंद करके, क्योंकि दो आंख से देखोगे तो अलग अलग एंगल पे कई बार रीडिंग अलग, तो एक आंख बंद करके एकदम ऊपर से देखो. लेकिन एक चीज बताओ, क्या आज तक तुमने किया है कि उसके साथ एक प्रोटेक्टर लगा के तुम वर्टिकल हो या नहीं ये भी चेक करते हो? क्या नहीं करते? हम लोग क्या करते हैं, एक अपने आईज एस्टिमेट से एक लगभग ऊपर से देखते हैं. और एक चीज बताओ, वहां पे क्या 1-2 डिग्री का फर्क नहीं होगा? इस तरफ नहीं हो सकते, इस तरफ नहीं हो सकता. क्वाइट पॉसिबल. ये जानबूझ के नहीं हो रहा, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. सो देयरफॉर व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट, what we generally say is that by error in a measurement we call as the least count of the instrument. क्योंकि देखो, अगर तुम एरर करोगे भी तो क्या एरर करोगे? एरर करोगे भी तो क्या होगा? जो एक्चुअल रीडिंग है उसके जगह गलती से थोड़ा सा इधर से देखा तो गलती से इधर वाला रीडिंग आ गया, थोड़ा सा इधर से देखा तो गलती से इधर वाला रीडिंग. यही कर सकते. मैंने पहले ही बोला, आई एम नॉट डूइंग एरर डेलिबरेटली. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि एरर मतलब अरे कुछ भी करके गलती निकाल दिया. नो, I am doing very accurately or I am trying to do the most accurate experiment, and yet as I said थोड़ा सा इधर उधर तो एक यूनिट का गलती हो सकता है. That's why we generally say that in a measurement the error means the least count of that measurement. जैसे जो इंच स्केल होता है, जो स्केल होता है घर में, उसमें जो सबसे छोटा रीडिंग रहता है वो क्या रहता है? 1 मिलीमीटर. तो we generally say कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो एरर होगा वो 1 मिलीमीटर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. That's what we say. अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? So any quantity is represented, like यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ representation. So the representation of any quantity along with error is like this. Q is equal to Q naught plus minus delta Q. So you might say ये Q क्या है? Q is any quantity. So it could be length, it could be area, it could be volume, it could be time, it could be mass, it could be current, it could be anything. Q naught is supposed to be the base value of that quantity. तो अगर ये मान लो लेंथ है तो उसका बेस वैल्यू, यानी जो तुम मेजर कर. और प्लस माइनस इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि गलती से हो सकता है तुम इधर से रीडिंग ले लोगे तो 1 यूनिट का प्लस का एरर हो सकता है, और उसमें गलती से इधर से ले लिया तो 1 यूनिट का माइनस का एरर हो सकता है. इसके प्लस माइनस डेल्टा. सो दिस इज गिवन अ स्पेशल नेम एंड दैट इज कॉल्ड एज बेस क्वांटिटी और बेस वैल्यू. दिस इज द एरर एंड दिस इज द क्वांटिटी. Now you might say Q नाम क्यों दिया? Q is a generic term. Q is a generic term for quantity. Q का और कोई significance. So it can be current, it can be voltage, it can be length, it can be volume, it can be time, anything. तो ये हो गया इसका representation. लीस्ट काउंट क्या है? हाँ बेटे, लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है वो होता है लीस्ट काउंट. ठीक है, जैसे जो इंच स्केल होता है, जो फीट वाला स्केल होता है या मीटर स्केल होता है, सबसे छोटा रीडिंग क्या होता है उसके अंदर? 1 मिलीमीटर. देने को तुम एरर करोगे भी तो 1 मिलीमीटर तक हम कर सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एरर डेलिबरेटली. मैंने पहले ही बोला. सेकंड सोर्स ऑफ एरर इज एक्सपेरिमेंटल एरर. नाउ यू माइट से एक्सपेरिमेंटल एरर का मतलब क्या हुआ? मैं खुद एक चीज जरा लॉजिकली सोचो. सपोज एक सर्किट में मैं कहता हूं कि भाई करंट कितना है, तो तुम देख के तो नहीं बता पाओगे
करंट इज नॉट सम काइंड ऑफ विजिबल क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, उस करंट को मेजर करने के लिए एक गैल्वेनोमीटर या एक एमीटर रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन उसमें करंट कितना जा रहा है। अगर ज्यादा करंट जा रहा है तो एमीटर रख लो, और अगर कुछ हल्का फुल्का करंट जा रहा है, स्मॉल करंट जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर रख लो। आप प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम समझो। द मोमेंट आई अटैच द गैल्वेनोमीटर और द एमीटर, बता सकते हो कि उसका जो रीडिंग आएगा वो एक्चुअल रीडिंग से कम आएगा या ज्यादा आएगा, बता दो जरा। मान लो एक सर्किट है कम। और तुमने उसके ऊपर उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, गैल्वेनोमीटर या एमीटर, टू फाइंड आउट द करंट। करंट तो देख के नहीं पता चलता है ना, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा। द मोमेंट यू अप्लाई द कम इंस्ट्रूमेंट, आएगा तो इन दैट केस कम आ जाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? रेजिस्टेंस सर, बढ़ सर जाएगा, क्योंकि सर वायर वगैरह की भी रेजिस्टेंस होती है। मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस से बढ़ेगा वो। हाँ, ये असली रीजन। देखो वायर का रेजिस्टेंस तो पहले भी था, जब मैंने इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया था तभी भी वायर का रेजिस्टेंस था, इसलिए वायर के रेजिस्टेंस से मेजरमेंट के दौरान कोई फर्क नहीं, समझ ना। तो देयरफॉर जो भी करंट सर्किट में था, क्योंकि मुझे उसको मेजर भी करना होता है, तो उसके लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट, यानी एक इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, और इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस भी अब उस सर्किट में जुड़ जाएगा, तो नेचुरली क्या होगा ना, उसका करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अब जब मेजर में करूंगा तो पुराना करंट तो मुझे पता ही नहीं है, अब तो मुझे नया करंट मालूम है, और वो कौन सा है? आफ्टर अप्लाइंग द इंस्ट्रूमेंट और आफ्टर अटैचिंग द इंस्ट्रूमेंट, तो देयरफॉर या आफ्टर कनेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट। देयरफॉर जब भी मैं अमीटर का रीडिंग या गैल्वेनोमीटर रीडिंग लूंगा, तो ध्यान रखना, जो एक्चुअल रीडिंग था, जिसको मुझे मेजर करना था, वो मेजर नहीं हुआ। जो मेजरमेंट अब मुझे दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, वो एक्चुअल वाले से थोड़ा कम होगा। आगे एरर, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल एरर। इसलिए एक चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट मत यूज करो जिसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि पता चला करंट ही आधा हो गया। अब तुम आधा करंट मेजर करोगे, पता चला एक्चुअली 10 एम्पियर था, इंस्ट्रूमेंट लगाया 5 एम्पियर हो गया। अब इस इंस्ट्रूमेंट ने 5 एम्पियर को बड़े एक्यूरेटली कैलकुलेट किया, फायदा क्या? 10 का 5 कर दिया, 5 को एक्यूरेटली भी कैलकुलेट करोगे, तुमको क्या मिलने वाला? तो यानी हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट्स, दैट शुड नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल डेटा या ओरिजिनल configuration या ओरिजिनल वैल्यू। बट देन ऐसे होता नहीं है, थोड़ा बहुत एरर आता ही है, and that is called as experimental error। इसके अलावा एक और भी आता है, and that is called as zero error। भाई मेरे से जीरो एरर क्या है ना, खुद सोचो। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो गैल्वेनोमीटर, एमीटर, इसमें क्या होता है? इसमें नीडल ऐसे डिफ्लेक्शन करता है, फिर वापस आता है, फिर डिफ्लेक्शन करता है, फिर वापस, फिर डिफ्लेक्शन करते 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 देखना धीरे धीरे क्या होगा कि जब नीडल वापस आता है ना, जीरो पे नहीं आता, जीरो पे नहीं आएगा। देखना जीरो से थोड़ा हट के आएगा, कई बार नेगेटिव साइड में आ जाता है, कई बार पॉजिटिव साइड। यानी जब तुमने कोई करंट नहीं पास किया तभी भी पता चला नीडल कहीं और है, जीरो पे नहीं, यानी वो रीडिंग तो इनबिल्ट आ गया। तो ऑब्वियसली अब जब तुम रीडिंग लोगे विद करंट, तो एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं दिखाएगा, वो क्या होगा, वो जीरो एरर भी साथ में आ जाएगा। यू माइट से, लेकिन जीरो एरर तो हम हटा भी सकते हैं। देखो जीरो एरर को हम मैनिपुलेट करके एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बट इनिशियली एरर तो रीडिंग में तो एरर आया ना, वो एरर हम कैलकुलेट करके या एरर को हम ऑब्जर्व करके एलिमिनेट करेंगे, वो एक अलग कहानी। बट रीडिंग तो गलत आया, बिकॉज ऑब्जर्वेशन मतलब होता है रीडिंग, रीडिंग तो गलत आया ना, बिकॉज द नीडल इज नॉट एट जीरो इनिशियली एंड सो ऑन। सो देखो भी फ्यू सोर्सेस ऑफ एरर है, तो लाइक व्हाटएवर इट इज, चाहे एक्सपेरिमेंट से हो, चाहे ह्यूमन एरर। जीरो एरर की डेफिनेशन बता दो एक बार। Zero error means when the needle, when there is no measurement as such, and the needle is not showing zero, or the reading is not showing zero, that means it has a zero error। यानी जब कोई मेजरमेंट नहीं है उस समय भी अगर कुछ रीडिंग दिख रहा है, that is what is zero error। अब वो कई बार पॉजिटिव में रहता है, कई बार नेगेटिव में रहता है, वो अपने आप देखना पड़ेगा, it depends on the situation also, ठीक है ना। चलो, so that's about your error reasons। This is the representation by error आ गया। लेकिन अभी भी रुक जाओ, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी भी ट्विस्ट है। इज दैट एरर को हमने डिफाइन कैसे किया? लीस्ट काउंट, चलो ये तो खैर वो हो गया, जनरल डेफिनेशन ऑफ एरर। सो एरर इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड, अच्छा शायद मैंने लिखा है, हाँ लिखा तो है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड difference between measured calculate value with that of actual value। अब प्रॉब्लम यहीं पे है, ये एक्चुअल वैल्यू मुझे कैसे पता चलेगा?
जरा सोचो, एरर का डेफिनेशन में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर मुझे ऑलरेडी एक्चुअल वैल्यू पता है तो एरर कहां है? सोच के देखना, इफ आई नो द एक्चुअल वैल्यू ऑलरेडी, वेयर इज द एरर? सो व्हाट डू आई डू विद द डेफिनेशन? ये एक्चुअल वैल्यू कहां से निकालूंगा? और अगर एक्चुअल वैल्यू है पता, फिर तो ये टॉपिक ही खत्म हो गया, है ना? सो व्हाट इज योर ओपिनियन? सर देयर इज नो एक्चुअल वैल्यू विदाउट एरर। नहीं, बट अब डेफिनेशन तो कह रहा ना कि एरर मतलब होता है जो मेजर या कैलकुलेट करके वैल्यू है, और जो एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही एरर है। तो अगर मान लो ये वैल्यू नहीं पता है, और मान लो जो भी मेजर या कैलकुलेट करके जो वैल्यू वो तुमको पता है, तो ये नहीं पता वो पता है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो एरर होता है, यानी एरर तो निकलेगा ही नहीं, है ना? ओके, आई नो इट्स अ परपेचुअल डिबेट व्हिच विल नेवर एंड, इसलिए मैं 2 पॉइंट्स कहूंगा, और ध्यान से सुनो। नंबर 1, ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइंस, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? ना इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू when number of readings tends to infinity। यानी एक चीज सर करना, पता क्या? सर चलो, हाँ बेटे, सर मैं ऐसे क्वेश्चन में से देखा था कि सर लीस्ट काउंट जो होता है सर वो कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं होता, पर वो सॉल्यूशन में उन लोगों ने यूज कर रखा होता है। सर वो हमें हाँ, वो याद पता करना क्या है, पड़ता है। मैं समझ गया। वो एक्चुअली पता क्या होता है, कुछ जगह पे ना बाय डिफॉल्ट लीस्ट काउंट तुमको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी क्या बोला, मेजरमेंट स्केल में क्या होता है 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर में 0.1 मिलीमीटर, स्क्रू गेज में 0.01 मिलीमीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको सेटल करें। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट एक्चुअल वैल्यू। तो मैंने पहले ही बोल दिया, अगर एक्चुअल वैल्यू पता है तब तो टॉपिक ही खत्म होगा, फिर तो एरर है ही नहीं, है ना? तो जरा 2 चीजें समझो। नंबर 1, एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, एक चीज जरा लॉजिकली बताओ, अगर तुम एक एक्सपेरिमेंट बहुत बार करोगे और बहुत बार रीडिंग या कैलकुलेशन करके निकालोगे तो क्या होगा? कभी कभी, थोड़ा ध्यान से सुनना, कभी कभी रीडिंग या कैलकुलेटेड वैल्यू थोड़ा सा एक्चुअल से ज्यादा आ जाएगा, कभी कभी कम आ जाएगा। और देखो, हम कोई बायस तो है नहीं कि हमें ज्यादा वाला पसंद है या हमें कम वाला रीडिंग पसंद है, ऐसा तो कुछ नहीं, हमारी कोई ऐसे पसंदीदा कुछ नहीं है। तो देयरफॉर अगर ऑटोमेटिकली तुम बहुत सारे रीडिंग्स लोगे, इन दैट केस substantial number of readings will be on the higher side and substantial number of readings will be on the lower side, and because there is no bias in the experiment, इसलिए काम करो, ये सारे रीडिंग्स ऐड कर लो। कायदे से तो इंफिनिटी होना चाहिए, बट देन प्रैक्टिकली इंफिनिटी तो नहीं, बट लेट्स से प्रैक्टिकली मैंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत है, 1000 बहुत होता है, तो देन अप्रोक्सीमेटली देखना 500 टाइम्स ज्यादा रीडिंग आ जाएगा, 500 टाइम्स कम रीडिंग आएगा, इन सब का एवरेज अगर लोगे, इन दैट केस क्या होगा? यू विल गेट व्हाट इज कॉल्ड एज एक्चुअल वैल्यू। यही एक्चुअल वैल्यू का डेफिनेशन, समझो ना, यही होता है एक्चुअल वैल्यू का डेफिनेशन, और वही एक्चुअल वैल्यू का हम लोग बोलते हैं बेस वैल्यू, जो भी रीडिंग ले रहे हो बेस वैल्यू। अब तुम बोलो एरर क्या है, तो ध्यान से सुनना। When we say about error, so please understand, by error we mean the maximum scope of error. Please understand, by error बोलते हम क्या समझते हैं? हम एरर बोलते समझते हैं मैक्सिमम क्या स्कोप है इस एरर का इस सिचुएशन में, when experiment and or calculations जो भी किया जा रहा are done with care and diligence। यानी ऐसे नहीं है कि तुम उठा के जल्दबाजी में कुछ तार वार लगा के एक्सपेरिमेंट करके खत्म करना चाहते हो, नहीं, मैं बड़ा सिंसियरली कर रहा हूं, मैं डिलीजेंटली कर रहा हूं, केयरफुली कर रहा हूं, देखो, विथ केयर एंड डिलीजेंस। ऐसे में फिर भी कितना मैक्सिमम एरर का पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एरर कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमको मालूम है कि मैंने इतना एरर किया है तब तो खत्म हो गया एरर, क्यों फिर वो प्लस माइनस करके एरर हटा दो। तो मुझे नहीं पता कौन सा रीडिंग मैंने थोड़ा सा ऊपर साइड ले लिया, कौन सा रीडिंग नीचे साइड लिया, आई डोंट नो। सो देयरफॉर आई एम जस्ट लुकिंग एट what is the maximum possible of scope of error in a given situation,
That is what we call as error. ठीक है, अब तुम जो पूछ रहे थे, अगर तुम एक मीटर स्केल लेते हो तो एरर कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर, उससे एरर हम नहीं मानते। ठीक है, या अगर तुम मान लो गैल्वेनोमीटर लेते हो जिसमें नीडल इधर उधर होता है, तो उसमें जो सबसे छोटा डिवीजन है उसका जो वैल्यू है, that will be called as error and so on. I hope you are getting the point. ठीक है ना? चलो, so that's why I said by error we mean generally the least count. ठीक है, so error means the least count of the instrument is what we generally mean. Okay, अब देखो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा and that is also equally important and that is quality of measurement. Quality of measurement. तो मैं तुमको दो मेजरमेंट्स बता रहा हूं, एक में एरर है 1 मिलीमीटर का E1, दो मेजरमेंट्स कर रहा हूं मैं, एक में एरर 1 मिलीमीटर है और एक में है 5 मिलीमीटर। कैन यू नाउ टेल मी ये एक्सपेरिमेंट 1 का है और ये एक्सपेरिमेंट 2 का है। कैन यू टेल मी विच एक्सपेरिमेंट हैज बेटर क्वालिटी? बताओ जरा, एरर पहले वाले में 1 मिलीमीटर का है, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में एरर 5 मिलीमीटर, तो बताओ जरा कौन से एक्सपेरिमेंट का क्वालिटी बेटर है? Sir, please get side. Which experiment has better quality is what I'm asking. Okay, without an exception, सबने आंसर एक्सपेरिमेंट 1 दिया। Okay, Lavanya has also asked a question which was like related to this one. So लिखा था ना, Q is equal to Q naught plus minus delta T. देखो, Q is not the writing. Writing में ये रहेगा, ये दोनों रहेगा। Q तो just एक बताने के लिए कि देखो इतना length is equal to, चलो मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। You know the way we write it is like this. मैं इस एक्सपेरिमेंट 1 और वर्सेस 2 का मैं आंसर अभी देता हूँ। देखो, देखो इसको पता कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो लेंथ को लिखा है मैंने 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो ये Q इज लेंथ हियर, ठीक है ना? और 10 सेंटीमीटर इज द बेस वैल्यू, यानी जो मेजरमेंट कर रहा हूँ वो 10 के आसपास है, और इतना मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ एरर है 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर, यानी ये मैंने मेजर किया मीटर स्केल से। अगर यही मैं मेजर करता वर्नियर कैलिपर्स, so that this is with a plain meter scale, अगर मैं वर्नियर कैलिपर के साथ करता तो शायद मैं लेंथ को लिखता है 10 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अगर मैं स्क्रू गेज से करता, these are different instruments, इसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, तो शायद मैं लिखूंगा लेंथ को एज 10 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर। तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे मत सोचो कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये तो एक चीज बता रहा है कि भाई क्या चीज मेजर कर, और ये बता रहा है उसका वैल्यू, और ये बता रहा है उसका एरर। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वही चीज मेजर किया मैंने, वही सेम रॉड या जो भी था वो मैंने मेजर किया अलग इंस्ट्रूमेंट से, और किसी में आंसर कुछ और तरीके से लिख रहा हूँ, किसी में कुछ और तरीके से, किसी में कुछ और तरीके से। ये वाला 0.001 सेंटीमीटर इज फॉर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज ए मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट कंपेयर्ड टू अ मीटर स्केल, ठीक है? Anyway, now let's come back to this question. मैंने पूछा कि भाई बताओ इस केस में कि कौन सा एक्सपेरिमेंट का ज्यादा बेटर क्वालिटी है, तो सबने बोल दिया कि एक्सपेरिमेंट 1 बेटर क्वालिटी है क्योंकि इसमें 1 मिलीमीटर का एरर है, और इसमें तो 5 मिलीमीटर का एरर है, ज्यादा एरर है, इसलिए बेकार है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ, एक्सपेरिमेंट 1 का जो क्वांटिटी है वो जरा देखो, वो है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, वो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिख। और एक्सपेरिमेंट 2 का देखो जरा, एक्सपेरिमेंट 2 का है एक चीज बताओ, सबने यहाँ पे जो भी आंसर दिए हैं, यश, भूमिका, योग, आर्यन, वंश, जो जितने भी आंसर दिया, अभी और भी ऊपर भी कुछ लोगों ने दिया है, ये बताओ, चेक करके बताओ, which one is the better quality of instrument measurement?
अब सबका आंसर बदल गया, सबका आंसर बदल गया। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा कि भाई बताओ इन दोनों के में से कौन सा बेटर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है या सॉरी मेजरमेंट है, तो सबने बोल दिया 1 1 1 1 1, किसी ने 2 नहीं बोला। और अब मैं जब पूछ रहा हूं अब सबका आंसर 2 आ रहा है। सो व्हाट इज द लेसन? व्हाट इज द लेसन? लेसन इज दैट कि कभी भी हम कोई भी चीज को बेटर और वर्स सिर्फ तब बता सकते हैं जब कंपैरेटिव टर्म्स में बताऊं। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आई थिंक दैट विल मेक इट मोर ऑब्वियस। सपोज मैं दो स्टूडेंट को, ध्यान से सुनना एग्जाम, दो स्टूडेंट को बुलाता हूं, एक से पूछता हूं भाई तुम्हारा मार्क्स इस बार कितना बढ़ गया, बोला मेरा मार्क्स 5 नंबर बढ़ गया। चलो गुड, वेरी गुड। एक और से पूछता हूं मैं तुम्हारे मार्क्स कितने बढ़ गए, मेरे 2 नंबर से बढ़ गए। अब अगर मुझे असेस करना होगा कि किसका ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, तो क्या मैं बोलूंगा 5 वाले का ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, या मैं कुछ बैकग्राउंड चेक भी करूंगा? आंसर इज दैट बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है कि उसका पिछले बार नंबर था 100 में से 80 और अब हो गया 85। ध्यान से सुनना, 100 में से 80 था, 5 नंबर बढ़ गया 85 हो गया। इसका हो सकता है कि पिछले बार 10 में 6 था, 10 में 6 था और अब 10 में 8 हो गया। बढ़ा तो 2, उसका बढ़ा तो 5, लेकिन क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट तो ये 6 से 8 वाले का ज्यादा हुआ है ना, क्योंकि 10 में 6 था 60%, अब 10 में 8 हो गया 80%, उसका पिछले बार 80 था अब 85 हुआ है। अब बताओ 60 से 80 हुआ, इसके 80 से 85 हुआ। तो देयरफॉर क्वांटिटीज के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे, इट्स नॉट एन इजी टास्क, वी नीड टू बी मोर अवेयर। तो यानी इस केस में अगर देखते हो तो एरर कंपेयर करके क्वालिटी मेजर नहीं होगा, दैट एरर हैज टू बी फाउंड आउट एज टू हाउ बिग और स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द एक्चुअल क्वांटिटी। यानी अब हम इस चीज को मेजर करने के लिए एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। ये समझो। सर जैसे आपने इसमें जो Q1 Q2 लिखे हैं कि Q1 इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 और Q2 जो लिखा है सर, इसमें अब हम कंपेयर कर सकते हैं? हाँ मैं लेकिन कंपेयर करने का यार्डस्टिक होगा ना फिर। अब जैसे मैंने बोला किसी का नंबर 6 था उसका 8 हो गया, इसका 80 था इसका 85 हुआ, ये तो बाद में पता चला ना। क्या पहले तो तुमको भी लगा होगा और इसका 5 नंबर बढ़ गया, इसका 2 नंबर बढ़ गया, यानी 5 वाले का ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, तुमको भी पहले लगा होगा। पर जैसे मैंने बोला इसके 80 से 85 हुआ और इसका 6 से 8 हुआ, तुमको लगा नहीं यार ये 6 वाले का ज्यादा इंप्रूवमेंट, यानी तभी मैंने बोला ना ये जो चीजें होता है ना ये कंपैरेटिव होता है। तो हमने क्या कंपेयर करना है, तो मैं उसी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एरर। तो सर फिर इसमें जो आपने Q1 Q2 लिखे हैं, इन दोनों में से किसकी क्वालिटी बेटर है अब हम बता सकते हैं? अब हम बता सकते हैं, अब हम बता सकते हैं, किसकी लेकिन है? बताने, हाँ उसी पे आ रहा हूं मैं। अब बता सकते हैं, लेकिन बताने का यार्डस्टिक क्या होगा, मैं उसी पे आ रहा हूं। And that is, we have to look at relative error and not error alone. We have to look at relative error and not error alone. So relative error is how much? Equal to delta Q by Q naught. अब एक काम करो, relative error 1 क्या आ गया 0.1 by 5 यानी 1 by 50, यानी इसका एरर क्या है 50 पार्ट में एक पार्ट का आंसर। और जो रिलेटिव एरर 2 है वो क्या है 0.5 by 400, 0.5 by 400, ठीक है। तो यानी क्या होगा 5 by 4000 यानी इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 अपॉन 800। यानी इसमें क्या है, इसमें 50 पार्ट्स में 1 पार्ट का एरर है, इसमें 800 पार्ट्स में 1 पार्ट का एरर। तो जितना कम एरर फ्रैक्शन होगा या रिलेटिव एरर होगा वही ज्यादा क्वालिटी होगा। सो दिस वन इज लेस देन। रिलेटिव एरर को कई बार एक और शब्द से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर। यानी क्वेश्चन में अगर आता है व्हाट इज रिलेटिव एरर या आता है व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, तो सेम चीज है, एरर अपॉन द बेस क्वांटिटी। और अब तो आई एम श्योर यू विल जज योरसेल्फ कि कौन सा मेजरमेंट ज्यादा अच्छा है। तो हमें एरर देख के नहीं बताना है, हमें रिलेटिव एरर देख के बताना है। कोई बड़ी बात होगी कि 5 नंबर बढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, 2 नंबर वाले भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों का बेस क्या क्या। सर हाँ जी सर, मतलब कि हम ये हर टाइप के एरर में कर सकते हैं रिलेटिव एरर? हाँ कोई सा भी, देखो कोई भी क्वांटिटी कैसे होगा Q0 प्लस माइनस डेल्टा Q, तो हर क्वांटिटी का एरर है।
और हर क्वांटिटी का रिलेटिव एरर भी आएगा एरर में भी और हर क्वांटिटी का परसेंटेज एरर भी आएगा। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट परसेंटेज एरर। व्हाट इज हाँ। परसेंटेज एरर? इट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। जैसे इस केस में अगर देखोगे परसेंटेज एरर तो क्या हो गया 2%, इसमें देखो तो क्या आएगा 0.125%। अब तो बहुत कंपैरिजन हो गया। आप पूछ रहे थे कुछ, बोलो। यस सर। सर मतलब एक्सपेरिमेंट 2 ज्यादा अच्छा है ना? हाँ, यानी एक्सपेरिमेंट 2 क्वालिटेटिवली ज्यादा बेटर है कंपेयर टू एक्सपेरिमेंट 1। दैट्स व्हाट वी कैन फाइनली कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज। एंड रिलेटिव एरर इज नथिंग बट फ्रैक्शनल एरर, दैट आल्सो मस्ट बी अवेयर। चलो ठीक है, तो हमने अभी ये सीखा है कि एरर कैसे होता है, बेस क्वांटिटी क्या होता है, और एक्चुअल वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं वो एक्चुअली होता क्या है ना। ऑल दीस थिंग्स वी ट्राई टू लर्न। अब मैं काम करता हूं, सपोज मैं तुमको देता हूं लेंथ और तुमको देता हूं मैं ब्रेड, या कोई भी दो मेजरमेंट्स है, एंड देन आई वांट टू फाइंड आउट द एरर बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है? मींस टू फाइंड आउट error, relative error, percentage error of a quantity whose values have been found after calculations. ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें मैंने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाला या फाइंड किया और उनको यूज करके फिर फर्दर कैलकुलेशन करके कुछ और क्वांटिटी का निकाला, तो ऑब्वियसली जो मैंने क्वांटिटीज एक्चुअली मेजर करके निकाला उसमें एरर होगा, और उनके एरर्स के चक्कर में जो फाइनल क्वांटिटी मैं मेजर करूंगा उनको यूज करके कैलकुलेशन करके उसमें भी एरर आएगा कुछ ना कुछ। तो यानी एक्चुअली एरर ओरिजिनल क्वांटिटीज में थे, बट क्योंकि हमने नया क्वांटिटी उन्हीं को यूज करके कैलकुलेशन करके या मैनिपुलेशन करके निकाला, तो देखो नया क्वांटिटी में भी एरर आएगा, जबकि मैंने नया क्वांटिटी को मेजर नहीं किया। जैसे एरिया मेजर करने का, देखो सपोज टेबल टॉप का एरिया चाहिए, अब एरिया मेजर करने का ना हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं लेंथ अलग से मेजर करते हैं, ब्रेड्थ मेजर करते हैं, एंड ऑब्वियसली उसमें भी एरर होगा, कोई एरर फ्री इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं, तो उसमें भी एरर होगा कुछ। तो आप उसी एरर वाला लेंथ और उसी एरर वाला ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे एरिया, ऑब्वियसली एरिया में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट एरर आफ्टर कैलकुलेशंस। तो यानी लेंथ और ब्रेड्थ के एरर के चक्कर में अब एरिया में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो दैट इज व्हाट इज प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब आगे बढ़ना। हमने लेंथ और ब्रेड्थ का एरिया जो एरर निकाला उसके चक्कर में अब ये प्रोपगेट कर गया, यानी अब एरर एरिया में भी रिफ्लेक्ट हो, ये अगर वॉल्यूम मेजर कर रहे हो तो उसमें भी रिफ्लेक्ट। तो दैट इज व्हाट द बेसिक आइडिया है, ठीक है ना। अच्छा, तो let's do a quick calculation of it, and that is suppose L is equal to L naught plus minus delta L, B is equal to B naught plus minus delta L. Suppose मैं तुमको कहता हूं तो नहीं प्रोपगेशन ऑफ एरर में सबसे पहले एडिशन, तो क्या होगा? अगर तुम L और B को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बेस वैल्यूज को ऐड करोगे और एरर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि एरर मैंने पहले ही बोल दिया, एरर बोलते क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल स्कोप ऑफ एरर। दैट्स व्हाट। हाँ जी सर, जिसका रिलेटिव एरर ज्यादा होगा वो कम अच्छी क्वालिटी, जिसका रिलेटिव एरर ज्यादा होगा यानी उसका क्वालिटी कम है, क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट कम, ठीक है ना। Excuse me, sir. हाँ बेटे। Sir, please explain propagation of error again. I was disconnected. ओके, देखो प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है कि जब हम कुछ क्वांटिटीज तो मेजर करके निकालेंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था, इज दैट एरिया मेजर करने का ना हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो एरिया मेजर करने के लिए इनवेरिएबली हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे लेंथ मेजर कर लिया और ब्रेड्थ मेजर कर लिया, वो तो हम मेजर कर सकते, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाले, यानी एरिया को हमने डायरेक्ट नहीं निकाला, हमने लेंथ और ब्रेड्थ को डायरेक्ट निकाला, उनको मैनिपुलेट किया, इन दिस केस मैनिपुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, और उससे एरर क्या बोलते हैं एरिया निकाला। तो ऑब्वियसली क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ में एरर है तो वो कहीं ना कहीं एरिया में भी रिफ्लेक्ट करेगा, यानी एरिया का एरर
मेजरमेंट से नहीं आया, एरिया का एरर कैलकुलेशन से आया है, from quantities which themselves have errors which have been found out from measurement. तो अल्टीमेटली मेजरमेंट का ही चीज है, बट वो रिफ्लेक्ट होता है कुछ और तरीके से. अब वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो तो खैर कल डिटेल बताएंगे. आज हम सिर्फ एक ही देख रहे हैं, दैट इज इफ यू आर एडिंग टू क्वांटिटीज, if you are adding two quantities, then the error also get added. ठीक है. So in case of addition of quantities, और याद रखना ये कोई दो के लिए नहीं है, ये जितना मर्जी ऐड करो. In case of addition of quantities, the error is found by adding the respective errors. ठीक है. So the error is found by adding the respective errors. That's the basic fundamental principle है. वैसे तो ना इसके पीछे भी लॉजिक है, but because we are just running out of time, इसलिए मैं उस लॉजिक की तरफ नहीं जा रहा हूँ आज. So like we will do it some other day, ठीक है ना. And other day means obviously tomorrow. So सर tomorrow we will परसेंटेज be एरर taking. क्या था, नोट नहीं कर पाए. हाँ बोलो बेटे. सर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, नोट नहीं कर पाए. Relative error into 100. और रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर बाय बेस क्वांटिटी. और परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर इनटू 100. दैट्स योर परसेंटेज एरर. ठीक है ना. चलो खैर एनीवे, ये देखना कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है. देखना कल जब हम उसको डिस्कस करेंगे आगे, तो यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच ऑफ देम. ठीक है. और ये हमने जो लिख दिया ना, ये ऐड कर दो एंड ऑल, इसके पीछे भी रीजनिंग है, इसके पीछे भी लॉजिक है. इट्स नॉट दैट जस्ट बिकॉज़ वी आर एडिंग सो द एरर हैज टू बी एडेड. ऐसे नहीं है. देयर इज अ लॉजिक फॉर दैट आल्सो. ठीक है ना. और वो लॉजिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो ठीक है. सो लाइक दैट्स वेयर वी एंड टुडे. Tomorrow we will be continuing with error, and we will do some numericals also, and there are some theoretical aspects also regarding error which need to be covered. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही, फिर we'll meet tomorrow again. Have a good day. थैंक यू सर. Thank you and have a good day.